जी हाँ, आप सही पढ़े हो। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नीट क्वेश्चंस के हम सॉल्व करेंगे और आज करेंगे सारे कंसेप्ट्स के पर्दाफाश, सारे कंसेप्ट्स के करेंगे चीरफाड़, दैट इज पोस्टमार्टम, और सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से। और हाथ जोड़ के मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल को ग्रो होने के लिए मदद कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। कुछ सालों में क्वेश्चंस काफी क्रिटिकल्स थे। वो क्वेश्चंस नहीं देख करके, वीडियो को स्किप कर करके मत देखना, आपको कुछ कंसेप्ट्स, कुछ पॉइंट्स जो है मिसिंग रह जाएगा। सो प्लीज वॉच द वीडियो एट ए स्ट्रेच, फुल वीडियो देखिए, ये मेरा आपसे निवेदन है। तो पहला क्वेश्चन हमने 2016 नीट एग्जाम के जो है वो हमने लिख के रखा है, इफ द E0 सेल फॉर ए गिवन रिएक्शन हैज ए नेगेटिव वैल्यू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट रिलेशनशिप्स फॉर द वैल्यूज ऑफ डेल्टा G0 एंड K इक्विलिब्रियम। K इक्विलिब्रियम मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये सारे ऑप्शंस हैं। हम अभी देखेंगे कि अगर E0 सेल नेगेटिव है तो डेल्टा G0 की वैल्यू और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, इनमें से कौन सा ऑप्शन उसके लिए करेक्ट होगा। तो देखिए, हमें पता है डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस NF E0 सेल। अब अगर E0 सेल नेगेटिव है तो डेल्टा G0 की वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। ये सामने नेगेटिव है, E0 सेल भी नेगेटिव है, तो डेल्टा G0 विल बी पॉजिटिव। दैट मीन्स डेल्टा G0 अगर पॉजिटिव है, दैट मीन्स इट विल बी ग्रेटर देन 0। अभी बात ये है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या होगा। उसके लिए हमें ये भी पता है कि E0 सेल के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या रिलेशन है। E0 सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाई n log K, जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब अगर E0 सेल नेगेटिव है, देन log K will be negative. So K will be equal to what? Anti-log of negative value. आपको पता होगा कि नेगेटिव वैल्यू का अगर आप एंटी-लॉग देखोगे तो वो 1 से लेस आएगा, और अगर पॉजिटिव वैल्यू का एंटी-लॉग आप देखते हो देन इट विल बी ग्रेटर देन 1. सो एंटी-लॉग ऑफ नेगेटिव वैल्यू इज लेस देन 1 and anti-log of positive value is greater than 1. So which option will be correct? Option A will be the correct option. Look at the question, my dear students. ये भी 2016 में ही पूछा गया था नीट एग्जाम में। ये क्वेश्चन के लिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का डायग्राम मैंने साथ में बना लिया ताकि आपको मैं अच्छी तरह से समझा पाऊँ। तो ये आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। नॉर्मली हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये HCl सॉल्यूशन होता है जिसका मोलरिटी 1 मोलर होता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू मेक द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0 इन प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज। तो यहाँ पे प्योर वाटर है और जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे पास किया जा रहा है। तो जब भी हम नाट्स इक्वेशन अप्लाई करके कोई भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए हमें रिएक्शन को ऑलवेज एज रिडक्शन रिएक्शन लिखना होता है। तो ये रिएक्शन होगा 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स will produce H2 in the gaseous state. यदि नाट्स इक्वेशन यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं तो हम लिख सकते हैं EH plus slash H2 will be equal to E0 H plus H2 minus 0.0591 by n log। अब देखो राइट हैंड साइड में H2 गैस है जिसका प्रेशर हमें फाइंड आउट करना है। इसका प्रेशर हम 1 एटमॉस्फेयर कंसिडर नहीं कर सकते हैं। सो लॉग प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय लेफ्ट साइड में आपका है H प्लस आयन, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि H प्लस के सामने एक कोएफिशिएंट है जो कि 2 है। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू कहाँ से आएगा। उसके लिए देखो प्योर वाटर में हमें पता है कि प्योर वाटर ऑलमोस्ट अनआयोनाइज्ड होते हैं। उनमें से बहुत ही कम नंबर में मॉलिक्यूल जो है आयोनाइज होते हैं और H प्लस आयन और OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं। और ये भी बात आपको पता होगा, नहीं पता है तो आज सुन लो, जितना मॉलिक्यूल H प्लस और OH माइनस आयन में कन्वर्ट होते हैं वो H प्लस आयन के नंबर और OH माइनस आयन के नंबर बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट मीन्स हमें पता है कि Kw जो कि आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू है 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में
दैट मीन्स 298 केल्विन टेम्परेचर में वो वैल्यू है 10 to the power -14. सो in case of pure water, H plus ion concentration is equal to OH minus ion concentration, and what is Kw? Concentration of H plus into concentration of OH minus, that is equal to Kw, and that is equal to 10 to the power -14 when the temperature is 25 degree centigrade. Remember, Kw की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं. इफ द टेम्परेचर इज अदर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड देन Kw की वैल्यू भी डिफर करेगा. So if the concentration of H plus is equal to concentration of OH minus and their product of concentration is equal to 10 to the power -14, so what will be the concentration of H plus then? Concentration of H plus will be 10 to the power -7 molar. I think you were understanding it. OH minus की जगह आप H plus पुट कर सकते हो. तो H plus का concentration का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 to the power -14. That means concentration of H plus कितना हो जाएगा? 10 to the power -7 molar. So हम यहाँ पे H plus आन के concentration की वैल्यू 10 to the power -7 लगाएंगे. So it will be, ये देखो, ये आपको कंडीशन बता दिया गया है कि प्रेशर कितना होने से जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वो 0 होगा. तो ये 0 होगा, ये तो ऑलरेडी 0 है. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ये तो हमें पता ही है कि 0 ही होता है. सो 0 इज इक्वल टू 0 -0.0591 बाई n, जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितना है. यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो n की वैल्यू 2 लगाना पड़ेगा. लॉग प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस हमें फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाई H प्लस का कंसंट्रेशन 10 to the power -7 है. सो 10 to the power -7 का होल स्क्वायर. सो इट इज कमिंग -0.0591 by 2 log pH2 डिवाइडेड बाई 10 to the power -14. सो ये अगर इस साइड में 0 है तो हम लिख सकते हैं log pH2 डिवाइडेड बाई 10 to the power -14 also will be equal to 0, बिकॉज जब ये पार्ट को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा. सो ये जो 0 है इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? log 1, क्योंकि आपको पता है कि log 1 की वैल्यू 0 होता है. तो दोनों साइड में log दिस मच इज इक्वल टू log 1 अगर है तो ये जो है pH2 डिवाइडेड बाई 10 to the power -14 दिस विल बी इक्वल टू 1. सो वी कैन राइट pH2 डिवाइडेड बाई 10 to the power -14 is equal to 1. So pH2 will be equal to what? 1 into 10 to the power -14, that means 10 to the power -14 atmosphere. ये आपका हाइड्रोजन गैस का प्रेशर होगा अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 0 करना है तो. सो आउट ऑफ दीज ऑप्शंस व्हिच ऑप्शन विल बी करेक्ट? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. So let us now solve स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन जो कि नीट एग्जाम 2016 से ही है. तो इस क्वेश्चन में it is said during the electrolysis of molten NaCl the time required to produce 0.10 mole of chlorine gas using a current of 3 ampere is, ये ऑप्शंस है आपके. आप देख ही रहे हो कि टाइम जो है यहाँ पे मिनट में आपको आंसर देना है. तो देखते हैं कि इसमें रिएक्शन क्या होगा. अगर हम मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो एनोड में क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होते हैं. तो क्लोरीन गैस का प्रोडक्शन का रिएक्शन क्या होगा एनोड में? दिस विल बी द रिएक्शन 2Cl माइनस प्रोड्यूसिंग Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. अभी आप देख रहे हो कि 1 मोल क्लोरीन के लिए 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेसेसरी. दैट मीन्स 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 फैराडे. 2 फैराडे मतलब 2 into 96500 कूलम. सो हम लिखते हैं कि 1 मोल Cl2 is produced by 2 into 96500 coulomb. So 0.1 mole chlorine is produced by 0.1 into 2 into 96500 coulomb. It is coming 19300 coulomb. Now this is the electricity which is passing through molten sodium chloride. Now we know electricity Q is equal to I into T, जहाँ पर I जो है करंट इन एम्पियर, T जो है टाइम इन सेकेंड. तो यहाँ पे Q हमारा निकल गया 19300. सो विल पुट द वैल्यू 19300 इज इक्वल टू I बता दिया है 3 एम्पियर, सो इट विल बी 3 into T. सो T will be equal to 19300 divided by 3. This is coming 6433.33 सेकेंड. अब इसको आपको जो है मिनट में कन्वर्ट करना है तो ये सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा. सो इट विल बी
1433.33 divided by 60. So it comes 107.22 minutes, which is approximately close to this value 110 minutes. So ये ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन बी. Another question from NEET exam 2016 students. ये क्वेश्चन है कि zinc can be coated on iron to produce galvanized iron, but the reverse is not possible. It is because आपको ये रीजंस आपको दिया गया है, इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. पहला बोल रहा है कि जिंक इज लाइटर देन आयरन, ये नहीं है. दूसरा बोल रहा है जिंक हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन आयरन, ये भी नहीं है. तीसरा बोल रहा है जिंक हैज लोअर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देन आयरन, और चौथा बोल रहा है कि जिंक हैज हायर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देन आयरन. अभी लोअर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हायर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये बात को क्लियर कर लो. जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है, मैं दोनों का लिख देती हूँ, E0 Zn प्लस 2 Zn, ये वैल्यू है -0.76 वोल्ट, और E0 Fe प्लस 2 Fe, ये वैल्यू है -0.44 वोल्ट. अब देखिए लोअर नेगेटिव वैल्यू और हायर नेगेटिव वैल्यू ये समझ लीजिए. ये जो आयरन का नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है, ये लोअर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है. जिंक का है हायर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. जिस मेटल का नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जितना हाई होगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब वो उतना इजीली क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो रिडक्शन टेंडेंसी उसका हाईली नेगेटिव होगा. रिडक्शन टेंडेंसी हाईली नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करना रेडिली चाहेगा. इलेक्ट्रॉन लूज अगर ये करता है तो ये आयन में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर कोई मेटल आयन में कन्वर्ट होने का ज्यादा टेंडेंसी दिखाता है वो ज्यादा रिएक्टिव है. ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे आप इसका कंक्लूजन आप ले सकते हो. आपको पता है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, ये सबको पता है. सो जिंक से हम आयरन ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं, और कोट कर दिया तो उसको हम कहते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन. बट देन दे आर सेइंग द रिवर्स इज नॉट पॉसिबल. रिवर्स मतलब आप जिंक ऑब्जेक्ट के ऊपर आयरन का कोटिंग अगर आप दे दोगे तो आप जिंक ऑब्जेक्ट को जो है प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, बिकॉज यहाँ पे आयरन जो है जिंक से लेस रिएक्टिव है. अगर कहीं पे आयरन का कोटिंग में कहीं पे अगर क्रैक हो जाता है और जिंक नीचे से एक्सपोज हो जाता है तो जिंक का करोजन जो है बहुत ही रैपिडली होगा, एंड इसीलिए जो रिवर्स है वो पॉसिबल नहीं होता है. तो कंक्लूजन हमारा यही हुआ कि ये जो ऑप्शंस है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स नीट 2016 का लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिलीवर्ड एट द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस बाय अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फॉर 60 सेकेंड्स इज. चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन आपको बता दिया. तो पहले तो हम कितना इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है वो हम Q इज इक्वल टू I इंटू टी फॉर्मूला लगा के पहले निकाल लेते हैं. Q इज इक्वल टू I इंटू टी. I यहाँ पे बता दिया 1 एम्पियर इंटू टी बता दिया 60 सेकेंड्स. सो इट विल बी 60 कूलम. अभी देखिए इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हमें पूछा जा रहा है और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन हमें बता दिया गया है इतना कूलम. सो वी कैन इजिली राइट दैट 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb is equal to 1 electron. So 60 coulomb will be equal to how many electrons? 1 upon 1.6 into 10 to the power minus 19 into 60. 10 to the power minus 19 को हम ऊपर ले जाते हैं, so it will be 60 into 10 to the power 19 divided by 1.6. ये डेसिमल पॉइंट हटा दो तो यहाँ पे 600 लिख सकते हो. सो 600 डिवाइडेड बाई 16 अगर आप करोगे तो ये आएगा 37.5 इंटू 10 टू द पावर 19. सो इसको आप 3.75 अगर लिखोगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, तो इट विल बी 20. सो दीज मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी डिलीवर्ड. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. सो स्टूडेंट्स यू कैन सी दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम नीट एग्जाम 2017. थोड़ा सा धैर्य रखिए, आगे की क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल है तो उसको भी देखिएगा, बिना देखे वीडियो छोड़ नहीं देना प्लीज. तो देखिए ये क्वेश्चन में क्या बताया गया है. ये सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आप समझ ही रहे हो ये डैनियल सेल है. ठीक है, डैनियल सेल में ही जिंक और कॉपर मेटल को यूज किया जाता है. ये सेल में
जिंक सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे दिखा दिया है 0.01 मोलर, कॉपर सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर। तो इट इज सेड ईएमएफ ऑफ दिस डैनियल सेल इज U1। अभी बोल रहे हैं कि व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ZnSO4 is changed to 1 molar, that of copper sulfate is changed to 0.01, then the EMF changes to E2। EMF अभी हो जाएगा E2। अभी बोल रहे हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच वन इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन E1 एंड E2। E1 E2 में करेक्ट रिलेशनशिप आपको फाइंड आउट करना है। RT/NF का ये वैल्यू दे दिया गया 0.059। तो अभी देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम सेल रिएक्शन को लिखेंगे। ये आपका एनोड है, जिंक इलेक्ट्रोड। इसमें रिएक्शन क्या होगा? एनोड में रिएक्शन होगा Zn प्रोड्यूसिंग Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और कैथोड में रिएक्शन होगा Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसिंग Cu। ऐड कर दो, ओवरऑल रिएक्शन आपका ये हो रहा है Zn प्लस Cu प्लस 2 प्रोड्यूसिंग Zn प्लस 2 प्लस Cu। नाउ यू नो नॉट्स इक्वेशन के हिसाब से व्हाट इज ई सेल? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग। रिएक्शन में देखिए प्रोडक्ट साइड में Zn प्लस 2 आयन है, रिएक्टेंट साइड में कॉपर आयन है। सो लॉग के बाद हम लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu प्लस 2। अब हम पुट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन वैल्यूज। जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन है हमारा 0.01 मोलर, और ये जो EMF है इसी को ही हमें E1 लेने के लिए कहा गया है। सो वी टेक E1 is equal to E naught cell minus 0.059 by n की वैल्यू क्या है? 2 है यहाँ पे। So 2 log 0.01 divided by 1. So it is coming E naught cell minus 0.059 by 2 log 0.01 मतलब 1 by 100 हो जाएगा। That means it will be 10 to the power minus 2. So E naught cell minus 0.059 by 2 into minus 2 log 10, ये हो जाएगा। log 10 की वैल्यू 1 है, तो ये साइन आपका प्लस हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आएगा -2, तो वो माइनस और ये बीच में माइनस, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये प्लस हो जाएगा। इट विल बी 2। सो 2 और 2 कैंसिल हो जाता है। सो इट इज कमिंग ई नॉट सेल प्लस 0.059। यहाँ तक इसको छोड़ते हैं। अभी इस साइड में हम करते हैं E2 का कैलकुलेशन। E2 में क्या है? आपको बोला है कि जस्ट कॉन्सेंट्रेशन आर चेंज्ड। कॉपर सल्फेट का हमें कॉन्सेंट्रेशन लेना है 0.01 मोलर, और जिंक सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन हमें लेना है 1 मोलर। सो E2 विल बी इक्वल टू व्हाट? E नॉट सेल माइनस 0.059 बाई 2 लॉग Zn प्लस 2 आयन का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 1, कॉपर आयन का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 0.01। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? E नॉट सेल माइनस 0.059 बाई 2 लॉग, ये क्या होगा? लॉग 100 हो जाएगा, मतलब 10 स्क्वायर, दैट मीन्स 2 log 10 हो जाएगा। सो इट विल बी E नॉट सेल माइनस 0.059 बाई 2 इंटू 2 log 10, दैट मीन्स log 10 की वैल्यू तो 1 है। सो इट विल बी E नॉट सेल माइनस 0.059 बाई 2 इंटू 2। सो 2 कैंसिल हो जाता है। सो E2 इज कमिंग E नॉट सेल माइनस 0.059। अब ये दोनों वैल्यू को आप देखिए, ये एक वैल्यू आया E2 का और ये वैल्यू आया आपका E1 का। E1 का वैल्यू है E नॉट सेल के साथ आपको 0.059 को ऐड करना पड़ेगा, और E2 जो है E नॉट सेल से आपको 0.059 माइनस करके मिलेगा। दैट मीन्स व्हिच वन इज ग्रेटर, E1 और E2? इट इज डेफिनेटली E1 इज ग्रेटर देन E2। सो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? Option B is correct. Students, this question was asked in NEET exam 2018 और ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल है। So देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, consider the change in the oxidation state of bromine corresponding to different electrode potential values as shown in the diagram below. तो ये BrO4 माइनस है, BrO3 माइनस है, HBrO है, Br2 है, Br माइनस। तो ये जो सारे वैल्यूज है, ये सारे वैल्यूज है रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। BrO4 माइनस में ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +7। आप देख ही पा रहे हो यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 ऑक्सीजन एटम्स है तो -8 हो गया, तो ब्रोमीन इज इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें ब्रोमीन जो है 5 में है, इसमें ब्रोमीन +1 में है, इसमें 0 में है, और इसमें देख ही पाए हो -1 में है। अब डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है पहले वो समझ लो। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में जो भी एक स्पीसीज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन अंडरगो करते हैं
उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में वो होना चाहिए। मतलब उसको जो है एक से ज्यादा मिनिमम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो उसको शो करना ही है, तभी जा करके तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। अगर इंक्रीज हुआ तो उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, डिक्रीज हुआ तो क्या हुआ, उसका रिडक्शन हुआ। सो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मतलब इट इज सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, मतलब एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। तो आप देखिए यहाँ पे ब्रोमीन की बात है। अब ब्रोमीन जो है ग्रुप 17 का एलिमेंट है। ग्रुप 17 एलिमेंट्स का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, NH2 NP5। ये है फ्लोरीन 2s2 2p5 है आउटर मोस्ट शेल में। क्लोरीन का होगा 3s2 3p5, ब्रोमीन का हो जाएगा 4s2 4p5। अभी देखिए ब्रोमीन का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। मैक्सिमम दिखा सकते हैं +7, दिस इज मैक्सिमम, एंड -1 दिस इज मिनिमम। तो अगर वो किसी स्पीसीज में +7 में ही प्रेजेंट है तो वो तो हाईएस्ट में ही प्रेजेंट है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज ही कर सकते हैं, इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। BrO4 माइनस में ये हाईएस्ट में है। सो इसको तो पहले ही हम जो है सिलेबस से आउट कर देते हैं, ये तो अंडरगो नहीं करेगा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इन द सेम मैनर Br माइनस भी अंडरगो नहीं करेगा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, बिकॉज Br यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और -1 इज द मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, जिससे वो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। सो बाकी बचे आपका 3, एक तो है BrO3 माइनस, एक है HBrO, एक है Br2। अभी अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू को ऐड करके इनर्ट सेल वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है तो आपका डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन फिजिबल होगा, और अगर वो नेगेटिव आता है तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन विल नॉट बी फिजिबल। तो एक एक करके हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे BrO3 माइनस को। तो BrO3 माइनस से BrO4 माइनस में ये कन्वर्ट हो सकते हैं और HBrO में भी ये कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर BrO3 माइनस में जहां पर वो +5 में है, उससे अगर BrO4 माइनस में कन्वर्ट हुआ जहां पर वो +7 में है तो उसका हुआ ऑक्सीडेशन, और इधर में अगर गया HBrO में कन्वर्ट हुआ तो इसका हुआ रिडक्शन, बिकॉज HBrO में Br का है +1। तो ये फिजिबल है कि नहीं वो हम कंफर्म तब कर सकते हैं अगर हम इनर्ट सेल कैलकुलेट करें। तो अब देखिए इनर्ट सेल इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे जो फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, इनर्ट सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू यहाँ पे BrO4 माइनस टू BrO3 माइनस क्या दे रखा था, ये दे रखा था 1.82 वोल्ट। तो अगर BrO3 माइनस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना है तो इसका तो साइन चेंज हो जाएगा, इट विल बी माइनस, और BrO3 माइनस से HBrO में जा रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, ये वैल्यू है 1.5 वोल्ट। तो अभी देखिए E नॉट सेल की वैल्यू तब कितना आ रहा है, E नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो रहा है -1.82 प्लस 1.5, तो ये वैल्यू क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो ये जो BrO3 माइनस है, ये BrO3 माइनस का डिसप्रोपोर्शनेशन पॉसिबल नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं HBrO का। तो देखिए HBrO में ब्रोमीन इज इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इधर में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इधर में जा रहा है तो इसका रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे BrO3 माइनस से जब ये HBrO में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू 1.5 है, लेकिन HBrO का अगर ऑक्सीडेशन होकर के BrO3 माइनस बन रहा है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इट विल बी माइनस, और ये जो है रिडक्शन ही हो रहा है, इसका साइन प्लस ही रहेगा। सो इनर्ट सेल कितना आएगा, तब इनर्ट सेल आएगा, इनर्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है आपका -1.5 प्लस रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे हायर है 1.595। सो ये आपका पॉजिटिव वैल्यू आएगा +0.095 वोल्ट। सो एज दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, सो यही वो स्पीसीज है HBrO जो कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन अंडरगो कर सकते हैं। अगर आप Br2 का चेक करोगे वो भी कर सकते हो, कर लो। तो Br2 0 से -1 में जा रहा है, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो है कम है, और Br2 जो है 0 से यहाँ पे +1 में जा रहा है जो कि ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा आपको। तो इसका जो इनर्ट सेल वैल्यू ये कितना आएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू हो जाएगा -1.595 प्लस रिडक्शन पोटेंशियल है 1.0652।
तो ये वैल्यू छोटा है, ये वैल्यू बड़ा है, सो आपका जो सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। सो ये भी नहीं होगा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ब्रोमीन भी नहीं देगा। सो आपका करेक्ट ऑप्शन तब कौन हुआ? नंबर 2 HBRO। सो हम आ चुके हैं स्टूडेंट्स 2019 के नीट क्वेश्चन में। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज Al plus 3Al, G plus Ag, K plus K and Cr plus 3 to Cr, these are this respectively. Now they are asking the correct decreasing order of reducing power of metal is. मेटल का रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर में आप बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल विल बी हायर इफ इट ऑक्सीडाइजेज रेडिली, दैट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो हाई हो लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो है हाईली नेगेटिव हो, दैट मीन्स वो रिड्यूस होना बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। वो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई मतलब वो इलेक्ट्रॉन रेडिली लूज करके आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जितना रेडिली वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ही कोई और सब्सटेंस को इजीली वो रिड्यूस कर पाएगा। तो उसी से ही उसका रिड्यूसिंग पावर को जो है हम जांच कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले नेगेटिव वैल्यूज और पॉजिटिव वैल्यूज के रिस्पेक्ट में रिड्यूसिंग पावर क्या होती है मैंने 2 कॉलम में लिख के दिखाया आपको। यहाँ पे लिखा है मैंने, द हायर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल स्ट्रॉन्गर इज द रिड्यूसिंग पावर ऑफ द मेटल। और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू देखो तो जितना हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू होगा उतना ही उसका रिड्यूसिंग पावर ग्रेटर होगा। तो पहले हम नेगेटिव वैल्यूज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे लिख लेते हैं, इधर में हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो देखिए नेगेटिव वैल्यू, सबसे हाईली नेगेटिव वैल्यू किसका है? यहाँ पे ये है -2.93 वोल्ट जो कि पोटेशियम का है। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव वैल्यूज यहाँ पे इस तरह से ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे हम जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज को लिखेंगे। अगर E0 K प्लस के -2.93 वोल्ट है तो E0 K प्लस क्या होगा? +2.93 वोल्ट। तो आप देखिए पॉजिटिव वैल्यू इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग एंड यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। तो ये ऑर्डर देख करके या तो ये ऑर्डर देख करके आप इजीली डिसाइड कर सकते हो कि रिड्यूसिंग पावर किस मेटल का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद किसका, उसके बाद किसका, उसके बाद किसका। पोटेशियम का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू दैट इज द हाईएस्ट, सो पोटेशियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट reducing agent, then is aluminium, after that is chromium, after that is silver. So the order will be K greater than aluminium, greater than chromium, greater than Ag। अब ये नेगेटिव वैल्यूज देखिए, मैंने कहा जितना हाईली नेगेटिव वैल्यू होगा उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर। सो इस ऑर्डर में ये रिड्यूसिंग पावर जो है इंक्रीज कर रहा है। सेम ही ऑर्डर मिलेगा आपको K ग्रेटर देन Al ग्रेटर देन Cr ग्रेटर देन Ag, और इस ऑर्डर में ये ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है। सो फ्रॉम रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज एज वेल एज फ्रॉम द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज आपको सेम ऑर्डर मिलेगा रिड्यूसिंग पावर का। सो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स उड़ीसा नीट 2019 का है। ये क्वेश्चन में आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज आपको कुछ सब्सटेंसेस का दे दिया है, उससे आपको CH3COOH का लैम्डा एम नॉट वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए देखिए एक एक करके हम लिखते हैं लैम्डा एम नॉट H2SO4। अकॉर्डिंग टू कोलराशेस लॉ हम क्या लिख सकते हैं? लैम्डा एम नॉट H2SO4 इज इक्वल टू 2 लैम्डा नॉट H प्लस प्लस लैम्डा नॉट SO4 माइनस 2, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड से 2 H प्लस आयन बनते हैं और एक सल्फेट आयन बनते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? X। नाउ नेक्स्ट इज K2SO4। लैम्डा एम नॉट K2SO4 इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? 2 लैम्डा नॉट K प्लस प्लस लैम्डा नॉट SO4 माइनस, दिस इज इक्वल टू Y। K2SO4 का डिसोसिएशन इस तरह से होता है। उसके बाद है लैम्डा नॉट M CH3COOK। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? लैम्डा नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट K प्लस। ये है डिसोसिएशन पोटेशियम एसिटेट का। अभी हमें CH3COOH का वैल्यू निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे ये देखिए। ये जो इक्वेशंस है ये इज इक्वल टू Z है। इस इक्वेशंस को नंबर दे देते हैं। ये सपोज नंबर 1, ये है नंबर 2 और ये है नंबर 3। तो हम नंबर 3 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और उसके बाद 1 के साथ ऐड करेंगे, और उसके बाद जो सम टोटल होगा उससे हम नंबर 2 को माइनस कर देंगे। 2 लैम्डा नॉट
CH3COO माइनस प्लस 2 लैम्डा नॉट K प्लस अभी नंबर 1 को ऐड कर रहा है 2 लैम्डा नॉट H प्लस लैम्डा नॉट SO4 माइनस 2 अभी माइनस कर रहा है हम नंबर 2 को तो माइनस 2 लैम्डा नॉट K प्लस माइनस लैम्डा नॉट SO4 माइनस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2Z प्लस x माइनस y। अभी देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है माइनस 2 लैम्डा K प्लस 2 लैम्डा K प्लस SO4 माइनस 2 कैंसिल हो गया। सो इधर रहेगा 2 लैम्डा नॉट CH3COO माइनस प्लस 2 लैम्डा नॉट H प्लस और यहाँ पे रहेगा x प्लस 2Z माइनस y। x को पहले कर दिया। अभी अगर इधर में 2 कॉमन ले लेते हैं तो हम लिख सकते हैं लैम्डा नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट H प्लस विल बी इक्वल टू व्हाट x प्लस 2Z माइनस y डिवाइडेड बाई 2। दैट मीन्स इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2Z डिवाइडेड बाई 2। सो ये आएगा x माइनस y बाई 2 प्लस z। सो आपका कौन सा आंसर सही आया? नंबर डी। ये क्वेश्चन है नीट एग्जाम 2020 का। यहाँ पे पूछ रहा है कि डाइल्यूट H2SO4 एसिड का प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज करके अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट एट एनोड। आंसर यही है कि डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट विल बी डिफरेंट। सो अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है तो एनोड में रिएक्शन ये वाला होगा और ऑक्सीजन गैस जो है इट विल बी प्रोड्यूस्ड एट द एनोड। और अगर सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड हुआ तो ये सेकेंड रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट जो है डिफरेंट होगा। सो हमारा क्वेश्चन तो डाइल्यूट से है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो ये भी क्वेश्चन नीट एग्जाम 2020 का है। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि द नंबर ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टेन CaCl2। कैल्शियम का एटॉमिक मास आपको दे दिया। ये आपके ऑप्शन है। मोल्टेन CaCl2 में क्या क्या प्रेजेंट है? कैल्शियम आयन है, क्लोराइड आयन है। बीइंग पॉजिटिवली चार्ज कैल्शियम आयन विल गो टू द कैथोड। कैथोड में जाकर के वो इलेक्ट्रॉन गेन करके कैल्शियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस विल बी द रिएक्शन Ca प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल प्रोड्यूस Ca। 2 फैराडे से 1 मोल कैल्शियम बनेगा। 1 मोल कैल्शियम मतलब 40 ग्राम कैल्शियम जो कि कैल्शियम का ग्राम एटॉमिक मास है। सो वी कैन राइट 40 ग्राम Ca is deposited by 2 Faraday electricity. So 20 gram calcium will be deposited by 2 by 40 into 20, 1 Faraday. So which option is correct? Option A is correct. So NEET एग्जाम 2021 का ये क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू 0.007 मोलर एसिटिक एसिड का दे दिया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल और आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिटिक एसिड का पूछा जा रहा है। दैट मीन्स Ka आपको पूछा जा रहा है और आपको दे दिया गया है लैम्डा नॉट H प्लस की वैल्यू और लैम्डा नॉट CH3COO माइनस की वैल्यू। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन CH3COH का वैल्यू इससे हमें मिलते हैं। अभी हम अल्फा निकालेंगे पहले, अल्फा जो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। पहले हम लैम्डा नॉट M CH3COOH निकाल लेते हैं which is equal to lambda naught H plus as lambda naught CH3CO minus। so ये values put करते हैं 350 plus 50 so it is coming 400 centimeter square per mole। so alpha is equal to हमें पता है lambda M at a particular concentration C divided by lambda M naught। so 20 divided by 400 it will be 20। so 1/20 अगर आप करोगे तो ये आएगा आपका 0.05। अल्फा वैल्यू मिलने के बाद डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द वीक एसिड Ka will be equal to C alpha square divided by 1 minus alpha। अब एसिड वीक है तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो बहुत ही छोटा होगा, इसीलिए डिनोमिनेटर में आप अल्फा को 1 के रेस्पेक्ट में इग्नोर कर सकते हो। सो आपका Ka का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है? C alpha square। सो Ka इज इक्वल टू C मतलब कंसंट्रेशन तो आपको दे रखा है 0.007। सो 0.007 इंटू 0.05 का होल स्क्वायर तो इट विल बी 1.75 इंटू 10 to the power
-5. So option C will be the correct option. So my dear students, अभी हम आ चुके हैं नीट एग्जाम 2022 में. अभी इसमें जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल इन व्हिच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस एट 298 केल्विन. ये रिएक्शन आपको दे दिया गया है. इनर्ट सेल वैल्यू आपको 10.5 वोल्ट दे रहा है और ये 2.303 RT/A, फिर इसकी वैल्यू 0.059 दे रहा है 298 केल्विन में. तो हम इसको सॉल्व करते हैं. हमें पता है ई सेल इज इक्वल टू इनर्ट सेल माइनस 0.059/n. n की वैल्यू आपको पता लग ही रहा है. निकल जो है Na+2 में कन्वर्ट हो रहा है बाई लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो n की वैल्यू 2 है. लॉग के बाद हम ऊपर में क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na+2 डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+ का स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज सामने 2 है. हम वैल्यू पुट करते हैं. इनॉट सेल की वैल्यू हमें दे दिया गया है 10.5. सो 10.5 माइनस 0.059/2 लॉग. देखो निकल आयन का कंसंट्रेशन कितना है 0.001 और सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन का स्क्वायर करना पड़ेगा. एक एक कैंसिल कर देते हैं तो आपका ई सेल इज इक्वल टू क्या हो रहा है तब 10.5 माइनस 0.059/2 लॉग. पॉइंट हटा दो तो ऊपर में 10⁻³ जाएगा तो लॉग 10⁻³ हो जाएगा. दैट मीन्स ये होगा 10.5 माइनस 0.059/2 इंटू 3 log 10 हो जाएगा. log 10 की वैल्यू 1 है. दैट मीन्स इंटू 3 हो जाएगा. तो अगर आप 0.059 को 2 से डिवाइड करते हो यह जाएगा 0.0295, उसके साथ 3 मल्टीप्लाइड है और ये सब्ट्रैक्ट करने से आ रहा है 10.4115 वोल्ट. पर ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं है. आप देखिए और हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें भी कोई गलती है नहीं. तो यहाँ पे एक चीज है जो कि ये इनॉट सेल वैल्यू में थोड़ा सा गड़बड़ है. अगर इसको 10.5 की जगह 1.05 दिया जाता है तो क्या मिलते हैं हमें, एक ऑप्शन करेक्ट मिलेगा. अगर आप ये जो 10.5 है ये 10.5 इसकी जगह अगर आप इसको लिखते हो 1.05 ई सेल विल बी इक्वल टू देन इट इज कमिंग 0.9615 वोल्ट. सो ऑप्शन 4 तब करेक्ट आ रहा है. सो इसमें क्वेश्चन में ही थोड़ा सा मिस्टेक है, इसलिए जो भी बच्चे 2022 में अपना आंसर इसको शो किया है 10.4115 तो उन सबको जो है ग्रेस मार्क्स जरूर मिला होगा. नीट एग्जाम 2022 का दूसरा क्वेश्चन है. तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि 298 केल्विन टेम्परेचर में आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज कॉपर इलेक्ट्रोड का, जिंक का, आयरन का और सिल्वर का बता दिया गया है और आपको पूछा जा रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ दी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज प्रेडिक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट ऑकर. आपको यहाँ पे दिख रहा है इन रिएक्शंस में एक मेटल दूसरा मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन से उसको रिप्लेस कर रहा है. ये तभी कोई मेटल कर सकते हैं अगर वो दूसरा जिसको वो रिप्लेस कर रहा है उससे वो ज्यादा रिएक्टिव. सो यहाँ पे आप देखिए नंबर 1 रिएक्शन में कॉपर सल्फेट का सॉल्ट सॉल्यूशन है और उसमें सिल्वर मेटल को ऐड किया जा रहा है. क्या ये रिएक्शन होगा? बिकॉज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर आप देखोगे तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो बॉटम है, बॉटम में ऊपर में कॉपर होता है, उसके बाद सिल्वर, उसके नीचे आता है गोल्ड, इस तरह से. तो कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर. सो सिल्वर जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं. तो ऐसे तो यही आंसर हो जाता है आपका. नंबर 1 इज इनकरेक्ट. बाकी जो है कॉपर सल्फेट और जिंक का रिएक्शन हो रहा है, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर और ये रिएक्शन फिजिबल होगा. नंबर 3 में आयरन और कॉपर सल्फेट पे रिएक्शन हो रहा है, ये भी रिएक्शन फिजिबल है बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. लास्ट में जिंक और फेरस सल्फेट पे रिएक्शन हो रहा है, अगेन जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, सो ये रिएक्शन भी फिजिबल है. ओनली नंबर 1 विल नॉट बी पॉसिबल. तो एक और तरीका है इसको देखने का, वो है सेल बना के इनॉट सेल देखो. इनॉट सेल अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन फिजिबल है, इनॉट सेल अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन फिजिबल नहीं है. सो एक एक करके हम इनॉट सेल निकालते हैं. सबसे पहले नंबर 1 इनॉट सेल इज इक्वल टू आपको पता है इनॉट कैथोड माइनस इनॉट एनोड होता है. यहाँ पे रिडक्शन किसका हो रहा है? कॉपर सल्फेट का रिडक्शन हो रहा है और सिल्वर का हो रहा है ऑक्सीडेशन. दैट मीन्स रिडक्शन अगर कॉपर सल्फेट का हो रहा है तो कैथोड यही होगा, ये आपका वैल्यू आएगा. कैथोड कॉपर इलेक्ट्रोड अगर कैथोड है तो उसका वैल्यू तो 0.34 है, माइनस सिल्वर इलेक्ट्रोड अगर एनोड है तो सिल्वर इलेक्ट्रोड का वैल्यू ये दे रखा है 0.80 वोल्ट. तो ये आ रहा है नेगेटिव. नेगेटिव आने से ये रिएक्शन जो है फिजिबल नहीं है. उसके बाद देखो नंबर 2 में किसका रिडक्शन हो रहा है? कॉपर का ही रिडक्शन हो रहा है और जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है.
तो यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड जो है एनोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड है। सो इनर्ट सेल क्या होगा? सो इट इज 0.34 माइनस एनोड है आपका जिंक और जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है -0.76। सो -0.76 मतलब अल्टीमेटली ये प्लस हो जाएंगे। सो 0.34 प्लस 0.76, सो ये कितना आ रहा है? 1.10 वोल्ट पॉजिटिव आ रहा है। सो फिजिबल है रिएक्शन। नंबर 3 में है कॉपर का अगेन रिडक्शन हो रहा है, आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो नंबर 3 में इनर्ट सेल क्या होगा? कॉपर कैथोड है, आयरन जो है एनोड है। सो इसका तो 0.34 है माइनस आयरन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है -0.44, सो -0.44। सो ये भी लास्ट वैल्यू आएगा। सो ये भी पॉसिबल है। लास्ट में आयरन का हो रहा है रिडक्शन, जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, ये भी फिजिबल होगा बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव। सो नंबर 4 में इनर्ट सेल वैल्यू क्या आ रहा है? कैथोड आपका है आयरन जो कि -0.44 माइनस एनोड है आपका जिंक, इसका है -0.76। तो ये हो जाएगा -0.44 प्लस 0.76, तो ये भी वैल्यू पॉजिटिव में आएगा। सो ये भी फिजिबल है। सो ओनली जो फिजिबल नहीं है, जो रिएक्शन नहीं हो सकता है, वो है नंबर 1। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम नीट एग्जाम 2022। तो इसमें आपको बताया है कि 2 हाफ सेल रिएक्शन दिया गया है और साथ में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज है वो भी दिया है। नोटिस यहाँ पे जो फर्स्ट रिएक्शन का दिया है रिडक्शन पोटेंशियल नहीं दिया है, ये दिया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू, बिकॉज MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट है 7 और ये +2 में प्रोडक्ट में है। Mn+2 टू MnO4 माइनस मतलब दिस इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू। सो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू विल बी +1.510 वोल्ट। अब देखिए सेकेंड रिएक्शन ये है, इसमें आपको रिडक्शन पोटेंशियली दिया है। O2 में ऑक्सीजन का 0 है, H2O में ऑक्सीजन का है -2। सो 0 से -2 में जा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करके जा रहा है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। अभी क्वेश्चन ये है कि विल द MnO4 माइनस आयन लिबरेट ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड? एसिड के प्रेजेंस में MnO4 माइनस वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस करेगा? तो आपके ऑप्शंस ये है। सो हम कैलकुलेट करते हैं इनर्ट सेल इसका। सो रिएक्शन शुड बी व्हाट? रिएक्शन शुड बी MnO4 माइनस वाटर के साथ रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो H+ आएगा और प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन होना चाहिए, Mn+2 होना चाहिए। तो आपको पता है ये रिएक्शन तभी फिजिबल होगा अगर इनर्ट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे रिडक्शन किसका हो रहा है? MnO4 माइनस का, तो ये बनेगा कैथोड आपका। MnO4 माइनस इज रिड्यूस्ड टू Mn+2, so this will be cathode and H2O is oxidized to oxygen. This will be anode. तो इनर्ट सेल वैल्यू निकालते हैं। इनर्ट सेल विल बी इनर्ट कैथोड माइनस इनर्ट एनोड। कैथोड मतलब इनर्ट MnO4 माइनस /Mn+2 माइनस इनर्ट O2/H2O। सो देखिए हमें Mn+2 /MnO4 माइनस ये वैल्यू माइनस में दिया है। MnO4 माइनस /Mn+2 रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हमारा प्लस में आ जाएगा। सो इट विल बी +1.510 माइनस ये तो रिडक्शन पोटेंशियल है 1.223 0.287 volt. So as you can see inert cell is positive, so the reaction will be possible. Option 2 correct हो रहा है। Yes, inert cell is equal to plus 0.287 volt. So here I end today's video. You will not be able to imagine how much hard work किसी को देना पड़ता है so that at one go you complete total how many questions? 18 questions. So again I request you please ये मेहनत का थोड़ा सा वैल्यू कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, and thank you for watching the video.